मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परावैद्युत पदार्थ के प्रकार एवं परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का प्रभाव। इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन लेंगे। तो सबसे पहले हम परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत माध्यम किसे कहते हैं। तो परावैद्युत माध्यम ऐसे पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिन्हें में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वे विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखूं, फिर उसके बाद में कि विद्युत धारा का एक प्रभाव क्यों नहीं होता है, इस बारे में हम एक एक लेके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं परावैद्युत पदार्थ की आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कैसे पदार्थ कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, उनके डाइइलेक्ट्रिक मेथड कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ को कहते हैं। तो ध्यान से एक बार फिर दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ। ऐसे पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, विद्युत परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण फॉर एग्जाम्पल लेना तो उदाहरण दे सकते हैं अपन, जैसे मोम, अदरक, तेल आदि। कुछ एग्जाम्पल है और भी कई एग्जाम्पल है, तो इनको मैं एग्जाम्पल के बीच में देख सकते हैं। अब इनमें देखिए, सामान्य स्थिति में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता है, परंतु विद्युत क्षेत्र यानी कि जब हम इन्हें ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करने लगते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उनको प्रदर्शित करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। सामान्य स्थिति में जब ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं रखे होते हैं, तो सामान्य स्थिति में इनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सामान्य स्थिति में जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाता है तो इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल द्वारा दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है तो परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल द्वारा दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, यानी कि सभी जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। यानी कि सामान्य स्थिति में इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो नगण्य होती है, या हम ये कह सकते हैं इनमें एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः सामान्य स्थिति में जो परावैद्युत पदार्थ है वो विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। तो जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है
विद्युत केंद्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करने लगते हैं। परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, और दूसरा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किन्हें कहेंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किन्हें कहेंगे, क्योंकि वन बाय वन वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। जैसे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ध्रुवीय परावैद्युत। तो देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे कहेंगे, ऐसे परावैद्युत पदार्थ, कैसे ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे होते हैं अलग अलग होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र से क्या मतलब है, धनावेश केंद्र या ऋणावेशों के केंद्र से, या आवेश का केंद्र किसे कहते हैं, आवेश का केंद्र का मतलब होता है जहां पर उसका आवेश केंद्रित माना जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवेश का केंद्र कहते हैं। तो धनावेश का केंद्र किसे कहेंगे, जिस पर संपूर्ण धनावेश केंद्रित माना जा सके, और ऋणावेश का केंद्र किसे कहेंगे, जिस पर संपूर्ण ऋणावेश को केंद्रित माना जा सके। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा मैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेशों के केंद्र, जिनमें ऐसे परावैद्युत पदार्थ, सॉरी क्या, परावैद्युत पदार्थ, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेशों व ऋण आवेशों, व ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं। के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते। तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसे कहेंगे हम, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेश और ऋण आवेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले, तो एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में HCl, H2O आदि। HCl, H2O इसके क्या है, एग्जाम्पल है, और भी कई एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे HCl, H2O आदि, यानी कि इसमें जो धनावेशों के केंद्र है और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मैं HCl को लेकर समझाऊँ आपको, तो ये आपका H धन आयन और Cl ऋण आयन, दोनों के अलग अलग चिन्ह होंगे। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो दोनों में धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो एकल अणु होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में का जो एकल अणु होता है उसका अपना क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण होता है। क्योंकि ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, दोनों एक दूरी पर केंद्रित है, यानी कि दोनों के बीच क्या है, अल्प दूरी है। तो हम विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं,
कि विद्युत दुध्रुव कैसे कहते हैं, जब दो परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे के से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, विद्युत दुध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ये धन आवेश और ये ऋण आवेश दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, तो इस एक अणु का एक अणु का क्या होगा, दुध्रुव आघूर्ण होगा। कुछ ना कुछ जितना भी हो लेकिन क्या होगा, अपना एक दुध्रुव आघूर्ण होगा। लेकिन सामान्य स्थिति में क्या होता है, तो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं वो सामान्य स्थिति में अनियमित रूप में होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं आपको चित्र बना के बताऊं, यहाँ पर जब यानी कि विद्युत क्षेत्र 0 होता है, E बराबर के 0 होता है, तब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के जो अणु होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत के पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित रूप से होते हैं, यानी कि इस तरह से होते हैं। जैसे मान के चलो प्लस माइनस एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से हो सकता है, प्लस माइनस, तीसरा इस तरीके से हो सकता है, माइनस प्लस, चौथा इस तरीके से हो सकता है, यानी कि इसके विपरीत प्लस इधर है माइनस इधर आ जाए। चौथा इसके और कुछ तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, माइनस प्लस माइनस, और कोई सा इस डायरेक्शन में हो सकता है, प्लस माइनस। तो सबकी वजह मान के चलो किसी भी तरीके की डायरेक्शन हो सकती है, प्लस माइनस, या इस तरीके से मैं माइनस। तो सामान्य स्थिति में जो ध्रुवीय परावैद्युत के अणु होते हैं इस तरह से अनियमित रूप से होते हैं, और अनियमित रूप से होते हैं तो इनका जो परिणामी दुध्रुव आघूर्ण होता है, अकेले का तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सबका जो दुध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, सबका यदि हम दुध्रुव आघूर्ण निकालेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या होगा, क्योंकि ये अनियमित रूप से क्या है, व्यवस्थित है, और दुध्रुव आघूर्ण में क्या होती है, दिशा होती है। जैसे मान ली चलो ये पहला इस दिशा में है और दूसरा, पहला इस दिशा में बिना आवेश के धन आवेश की ओर होती है, दूसरा ये इस दिशा में है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, यानी कि दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे की विपरीत हो जाएगी, परिणाम क्या होगा, 0 होगा। तो ये इस तरह से सभी जो अणु होते हैं ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से जो परिणामी दुध्रुव आघूर्ण होता है वो कितना होता है, 0 होता है विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। जब एक बार विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, जब एक बार बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, यानी कि का मान जब 0 नहीं होता है तो हम जानते हैं कि किसी विद्युत दुध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो क्या करता है, घूमने लगता है, यानी कि उसको एक बल आघूर्ण क्या करता है, क्या कहते हैं, लगने वाला बल तो कितना होता है, 0 होता है, लेकिन बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, बल आघूर्ण कितना होता है, बल बराबर की P सेंटीमीटर। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनको बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक दिशा में व्यवस्थित करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, यानी कि इनका एक बल आघूर्ण लगेगा। बल आघूर्ण क्या करेगा, इनको घुमाएगा, बल आघूर्ण इनको क्या करेगा, घुमाएगा, यानी कि इनको क्या करेगा, रोटेट करेगा, और बल आघूर्ण घुमाएगा। तो जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इनका विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ाते जाएंगे, ये सब एक दिशा में आते जाएंगे, एक दिशा में आते जाएंगे, और एक दिशा में आ जाएंगे तो इसका जो दुध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यदि मान के चलो विद्युत क्षेत्र हम इन पर आरोपित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये सभी इस दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जैसे मान के चलो विद्युत क्षेत्र इनका इस तरह से इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र लग रहा है यानी कि जा रहा है उधर तो क्या होगा, धन आवेश जाएंगे, उस दिशा में क्या जाएंगे, धन आवेश जाएंगे, धन आवेशों के केंद्र जाएंगे। और जिस दिशा से लग रहा है यानी कि इस दिशा में, उसे विद्युत क्षेत्र जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, धन आवेश से ऋण आवेश की होती है, यानी विद्युत क्षेत्र वह रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो जिस तरह से विद्युत क्षेत्र लगना स्टार्ट होता है और जिस ओर जाता है, तो जिस ओर से लगना स्टार्ट होता है उधर तो क्या आता है, ऋण आवेश आता है, और जिस ओर
जाता है विद्युत केंद्र लगता है यानी कि समाप्त होता लगता है, उधर क्या जाते हैं घन आगे जाते हैं। तो ये सब एक दिशा में व्यवस्थित होने का प्रयास करेंगे और एक दिशा में किस प्रकार से व्यवस्थित होगी, किस तरह से सारे विद्युत की द्रुव का मान बढ़ाते रहेंगे। तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से एक दिशा में सभी क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। जैसे जैसे पहले क्या होंगे, धीरे धीरे रोटेट होंगे। अगर विद्युत क्षेत्र का मान ई का मान कम है, ई का मान क्या है, कम है, तो हो सकता है ये बिल्कुल 0 डिग्री वाली पोजीशन में नहीं आए, थोड़ा सा इस तरह से रह जाए। लेकिन फिर भी क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र में ये रोटेट होने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं भाई ज़्यादा विद्युत क्षेत्र के जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए तो ये सभी क्या आ जाते हैं, एक समांतर स्थिति में आ जाते हैं और सभी का जो द्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। सभी का जो द्रुव आघूर्ण होता है वो जुड़ जाता है, क्योंकि सभी एक ही दिशा में हो जाते हैं। सभी क्या हो जाते हैं, एक का कुछ ना कुछ है, क्योंकि धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र के संपात ही नहीं है, जो भी परावैद्युत पदार्थ पड़ रहे हैं। तो एक का कुछ ना कुछ है, तो इसी दिशा में दूसरा है, इसी दिशा में तीसरा है, चौथा पांचवा, सभी इसी दिशा में है। तो सबके द्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो परिणामी जो द्रुव आघूर्ण होता है वो जुड़ने नहीं होता है। तो यहाँ पर परिणामी द्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब ये निकला कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र या ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों का विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परिणामी द्रुव आघूर्ण कैसा होता है, 0 होता है। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका परिणामी द्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 नहीं होता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं द्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, बढ़ता है। द्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, बढ़ता है। कम दिशा में लेंगे तो ये किस तरह से हो सकता है, जैसे विद्युत क्षेत्र मान के चलो कम है तो एक मान के चलो आपका इस तरह से है और दूसरा इस दिशा में है, तो इसको रोटेट तो करेगा, इसको क्या करेगा, रोटेट तो करेगा। लेकिन हो सकता है विद्युत क्षेत्र कम है तो इस तरह से ही रोटेट हो पाए, पूरा रोटेट नहीं हो पाए। तो इस तरह से प्रयास करेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सभी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे और सभी का द्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, जुड़ जाएगा। इस तरह से परिणामी द्रुव आघूर्ण का मान आपका 0 नहीं होगा। आगे दूसरा जो हमारा परावैद्युत पदार्थ का प्रकार है वो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये तो थे हमारे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हमने किसको कहा, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनावेशों का केंद्र ऋणावेशों का केंद्र अलग अलग होता है, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। सेकेंड आता है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। कौन सा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है तभी समझ में आएगा जब हमें ये आता है। तो सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे, ध्रुवीय परावैद्युत तो किसे कहा, ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या होंगे, जो उल्टे होंगे, क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि क्या होगा, उनमें तो धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र क्या थे, अलग अलग थे। इनमें धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, एक जगह होते हैं, यानी कि एक ही जगह को होते हैं, यानी कि संपाती होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ की डेफिनेशन किस तरह से होती है, ऐसे परावैद्युत पदार्थ में द्विपरावैद्युत पदार्थ जिनमें अणुओं के धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र समपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल जैसे H2 N2 O2
ड्यू टू आज के एग्जाम्पल हो सकते हैं, उदाहरण हो सकते। अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। हमने पढ़ा था एक तो ध्रुवीय परावैद्युत और दूसरा है हमारा अध्रुवीय परावैद्युत। परावैद्युत कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत। देखिए ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में तो प्रत्येक अणु का कुछ ना कुछ क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण होता है। यानी कि अणु की बात करें तो अणु का जो ध्रुव आघूर्ण होता है, अणु का जो ध्रुव आघूर्ण होता है वो यहाँ पे क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहाँ पर अणु का जो ध्रुव आघूर्ण होता है, अणु का जो ध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, 0। यहाँ पर अणु का जो ध्रुव आघूर्ण तो 0 नहीं था, लेकिन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अनियमित रूप से विवर्तित होने के कारण परिणामी जो था, परिणामी था वो कितना था, 0 था। परिणामी 0 हुआ, अणु का 0 नहीं था। प्रत्येक अणु का ध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं था, परिणामी 0 था, सभी अणुओं को मिला यानी कि पदार्थ का 0 था। क्यों था? क्योंकि अनियमित रूप से विवर्तित होने के कारण। यहाँ पर अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जो अणु होता है उसका ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि यहाँ पर धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। तो उनके बीच का जो गैप है यानी कि दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो परिणामस्वरूप ध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विपरावैद्युत पदार्थ जिसमें अणु के धनावेशों व ऋणावेशों का केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सामान्य स्थिति में जब ई वेक्टर बराबर 0 होता है यानी कि इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं होता, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो ये इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। एक ही जगह पर होते हैं, एक ही केंद्र पर आपका प्लस माइनस होता है, दोनों धन आवेश और ऋण आवेश एक ही जगह पर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। जब इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी कि इन पर विद्युत क्षेत्र हम जब लगाते हैं यानी कि ई का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी ई बराबर के 0 नहीं होता है। तो क्या होता है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इनकी जो धन आवेश है और ऋण आवेश है वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के वो क्या होते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित होते हैं। इस तरह से जैसे मान के चलो तो इनके ध्रुव, जैसे ये मान के चलो आपका एक अणु है, इसके धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती है। तो विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा कि जो धनावेश है वो तो विद्युत क्षेत्र से दूर जाएगा और ऋण आवेश जिधर विद्युत क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, पास आएगा। जैसे मान लीजिए इस दिशा में इसमें विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो क्या होगा, धन आवेश तो उधर जाएगा और ऋण आवेश क्या होगा, दूर आएगा, यानी कि एक दूसरे से क्या होगा, दूर होने का प्रयास करेंगे। अब जब ये दूर हो जाएंगे यानी कि धनावेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र मुझे संपादित नहीं हो पाएंगे तो ध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। सीधी बात है। तो इस तरह से बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रहने पर ये पदार्थ को इस तरह से अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से इनके धन आवेशों के केंद्र और ऋण आवेशों के केंद्र के होने लगते अलग अलग होने लगते हैं और अलग अलग होने के कारण इनमें क्या होता है, ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, प्रेरित हो जाता माइनस प्लस। इस तरीके से आपकी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ इस तरह से प्रदर्शित अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही धनावेशों की केंद्र और ऋणावेशों की केंद्र जिससे परिणामी ध्रुव आघूर्ण कितना था, 0 था, क्योंकि अणु का 0 है, अणु का जो ध्रुव आघूर्ण है वो 0 है, तो परिणामी तो होगा ही नहीं। परिणामी ध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के साथ साथ में एक ही दिशा में भी हो गए, विद्युत क्षेत्र का मान हमने बढ़ाया तो इनके जो परिणामी ध्रुव आघूर्ण है वो 0 नहीं होगा। परिणामी जो ध्रुव आघूर्ण आपका नॉट इक्वल टू 0।
यानी कि 0 नहीं होगा। तो इस तरह से अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपना प्रभाव इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारी छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि उनको हम डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी डेफिनेशन इसकी ध्रुवण की। ध्रुवण कैसे कहेंगे? देखिए, हमने परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा, चाहे वो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय पदार्थ। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अध्रुवीय परावैद्युत और ध्रुवीय परावैद्युत दोनों का परिणामी ध्रुव आघूर्ण कितना था? 0। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र की ऊपर में रखा तो परिणामी ध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ ध्रुव आघूर्ण में क्या होगा? प्रेरित होगा। तो ध्रुवण कैसे कहेंगे हम? जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो पदार्थ में ध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार, जब परावैद्युत पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। तो पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसे ध्रुवण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थों को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान प्रेरित हो जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। दूसरा है आपके नेक्स्ट डेफिनेशन, दूसरी सी डेफिनेशन है रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। तो देखिए, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ के लिए नहीं है, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ। तो रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ किसे कहेंगे? ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें जो प्रेरित ध्रुव आघूर्ण होता है वो विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ध्रुव आघूर्ण का मान होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा होगी इसकी, ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरित ध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है रेखीय समदैशिक परावैद्युत समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। एक बार फिर दोहराता हूं मैं डेफिनेशन को। ऐसी परावैद्युत पदार्थ जिनमें प्रेरक ध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश तो ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश किसे कहेंगे? ध्रुवण सदिश और ध्रुवण सदिश को हम कैसे करते हैं? कैपिटल टी वेक्टर। ध्रुवण सदिश होता है कैपिटल टी वेक्टर। तो देखिए ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं? ध्रुवण सदिश बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के एकांक आयतन में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी हम क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। और इसे टी वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन होती है इसकी, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में पदार्थ के एकांक आयतन, पदार्थ के एकांक आयतन, एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण, के द्विध्रुव आघूर्ण को ही क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब ध्रुवण सदिश का मान किस तरह से निकालेंगे? देखिए बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पदार्थ का पहले क्या निकाल लो? द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लो। और द्विध्रुव आघूर्ण निकाल के उसमें पदार्थ का जो आयतन है उसका क्या दे दो? भाग दे दो। तो वो क्या हो जाएगा? पदार्थ के एकांक आयतन का क्या हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। पदार्थ के एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब रेखीय समदैशिक पदार्थों में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है यानी कि ध्रुवण सदिश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के क्या होता है? समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होता है। तो आगे मैं लिखता हूं, रेखीय समदैशिक पदार्थों के लिए रेखीय समदैशिक पदार्थों में, रेखीय समदैशिक पदार्थों में ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश टी वेक्टर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के समानुपाती होता है। ये समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं टी वेक्टर समानुपाती टी वेक्टर। और समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक परंपरा है हमारी क्या आता है? विस्तारण आता है, एक नियतन आता है। तो यहाँ आएगा टी वेक्टर बराबर के साई ई, इसको ई नाम देता हूं मैं, साई ई इंटू के ई वेक्टर। तो ये हो जाता है आपका ध्रुवण सदिश पी वेक्टर बराबर के साई ई इंटू के ई वेक्टर। जहाँ साई ई क्या है आपका? एक स्थिरांक है या एक नियतांक है। किसी वेग करता है? वैद्युत प्रवृत्ति। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। जो विद्युत प्रवृत्ति होती है ये आपके पदार्थ की किसका मापक होती है? ध्रुवता का मापक होती है। पदार्थ की ध्रुवता का मापक, पदार्थ की किसका मापक है? ध्रुवता का मापक। और ये क्या है? विमाहीन राशि, विमाहीन राशि। तो विद्युत प्रवृत्ति टी वेक्टर बराबर जो काई की होती है ये स्थिरांक के रूप में आती है। यहाँ पे ये पदार्थ की ध्रुवता का मापक होती है और विमाहीन राशि होती है। तो इस तरह से आपके ये आता है ध्रुवण सदिश टी वेक्टर बराबर काई इंटू टी वेक्टर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने परावैद्युत पदार्थ के प्रकार एवं
बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का उन पर प्रभाव का अध्ययन इस वीडियो में हमने किया था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। यदि इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है